आज की इस गहन चर्चा में हम सबका स्वागत है। ये एक ऐसा विषय है जिससे हम सब कहीं ना कहीं गहराई से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी वो बड़ी छलांग लगाने की कोशिश जरूर की है। हाँ, एकदम। वो नए साल का पहला दिन हो सकता है या फिर कोई बहुत ही प्रेरणादायक सोमवार की सुबह। एक झटके में पूरी जिंदगी बदलने का फैसला कर लिया जाता है। जैसे कि अगले कुछ महीनों में 10 किलो वजन कम करना है। या फिर सुबह 4 बजे उठना है, या कोई किताब लिखनी है। लेकिन फिर बुधवार की सुबह आती है, शरीर थका हुआ होता है और प्रेरणा का वो गुब्बारा पूरी तरह फूट चुका होता है। सही कहा। अलार्म बजता रहता है और वही पुरानी दिनचर्या फिर से शुरू हो जाती है। इसके बाद जो असफलता का एहसास होता है वो सबसे ज्यादा तकलीफदेह है। लोग अक्सर ये सोचने लगते हैं कि शायद उनमें ही कोई कमी है या उनकी इच्छा शक्ति ही कमजोर है। लेकिन आज का ये शो इस पूरी धारणा को ही पलट कर रख देगा। हम सुभान मोहम्मद के एक रिसर्च आर्टिकल पर चर्चा कर रहे हैं जो जेम्स क्लियर की मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स का गहराई से विश्लेषण करता है। और हम इस आर्टिकल के साथ साथ डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से जुड़े कुछ बेहतरीन सोर्सेस के जरिए समझेंगे कि असल में ये सिस्टम्स अपग्रेड क्यों जरूरी हैं। मतलब समस्या हमारी नियत या हमारी इच्छा शक्ति में नहीं है। एकदम सही। असली समस्या उस सिस्टम में है जिसका हम हर दिन पालन करते हैं। जेम्स क्लियर का वो प्रसिद्ध कोट यहाँ बहुत सटीक बैठता है। हम अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते बल्कि अपने सिस्टम के स्तर तक गिर जाते हैं। बिल्कुल। जब कोई लक्ष्य निर्धारित किया जाता है तो वो केवल भविष्य के एक परिणाम की कल्पना है। लेकिन जो सिस्टम है, मतलब वो दैनिक प्रक्रिया, वो रोजमर्रा का ढांचा है जो उस परिणाम तक ले जाता है। जैसे अगर किसी का लक्ष्य एक सफल पॉडकास्ट बनाना है तो वो महज एक लक्ष्य है, लेकिन एपिसोड की रिकॉर्डिंग के लिए समय निकालना और उसकी एडिटिंग का तरीका, ये सब उस व्यक्ति का सिस्टम है। तो आज की चर्चा का मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि व्यक्तिगत आदतों के सिस्टम को कैसे सुधारा जाए और फिर उन्हीं सिद्धांतों का उपयोग करके डिजिटल दुनिया में सफलता का एक ठोस ढांचा कैसे तैयार किया जाए। ये लक्ष्यों और सिस्टम्स के बीच का अंतर सच में बहुत महत्वपूर्ण है। और यहीं पर इस पूरी थ्योरी का जो एटॉमिक पहलू है वो सामने आता है। एटॉमिक या परमाणु शब्द के दो बहुत ही गहरे अर्थ होते हैं। हाँ, पहला अर्थ है कोई ऐसी चीज जो बहुत ही सूक्ष्म हो, जिससे शायद देखा भी ना जा सके। और दूसरा अर्थ है असीमित ऊर्जा का एक विशाल स्रोत। जेम्स क्लियर इन्हीं दोनों अर्थों को मिलाते हैं। वे बताते हैं कि आदतों को इतना छोटा बनाना है जितना कि एक परमाणु। लेकिन जब ये छोटी आदतें एक साथ जुड़ती हैं तो जो परिणाम निकलता है वो किसी परमाणु ऊर्जा के विस्फोट से कम नहीं होता। इसी अवधारणा को वे 1% का नियम कहते हैं। अगर इसका गणितीय विश्लेषण किया जाए तो ये किसी बैंक अकाउंट में मिलने वाले चक्रवृद्धि ब्याज की तरह काम करता है ना? बिल्कुल, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर हर दिन किसी काम में सिर्फ 1% का सुधार किया जाए तो आदतों के कंपाउंडिंग प्रभाव के कारण एक साल के अंत तक वो सुधार 37 गुना बड़ा हो जाता है। 37 गुना। सुभान मोहम्मद की रिसर्च आर्टिकल में चार्ल्स ड्यूहिक के हैबिट लूप का भी जिक्र है। हाँ। चार्ल्स ड्यूहिक बताते हैं कि हर आदत के पीछे एक इशारा होता है, फिर लालसा होती है, फिर प्रतिक्रिया और अंत में इनाम होता है। ये 37 गुना वाला गणित सुनने में तो बहुत प्रेरणादायक लगता है, लेकिन मैं सोच रहा था कि असल जिंदगी में ये बदलाव होता कैसे है। आपका मतलब है कि क्या ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक सोच है? हाँ, क्या हमारे दिमाग के अंदर सच में कुछ बदल रहा होता है? ये सिर्फ एक सोच नहीं है, इसके पीछे पूरा तंत्रिका विज्ञान यानी न्यूरोप्लास्टिसिटी काम करती है। मैं इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझाती हूँ। जरूर। मान लीजिए एक घास का बड़ा सा मैदान है। जब कोई पहली बार उस घास पर चलता है तो कोई रास्ता नहीं बनता, बस घास थोड़ी सी दबती है। सही बात है। लेकिन जब उसी जगह पर बार बार हर दिन चला जाए तो धीरे धीरे वहां की घास हट जाती है और एक साफ पगडंडी बन जाती है। और अगली बार उस रास्ते पर चलना बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल, बिना सोचे समझे कदम उसी पगडंडी पर पड़ने लगते हैं। हमारा दिमाग भी ठीक ऐसे ही काम करता है। मतलब जब हम कोई छोटा सा बदलाव करते हैं और उसे बार बार दोहराते हैं तो दिमाग के न्यूरॉन्स नए रास्ते बना लेते हैं। एकदम सही। इस न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण वो काम भविष्य में बिना किसी मानसिक संघर्ष के अपने आप होने लगता है। घास के मैदान वाली ये एनालॉजी सच में इस पूरी प्रक्रिया को बहुत सरल बना देती है। लेकिन जब हम इस पगडंडी को बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो एक बहुत बड़ी अड़चन आती है। आप अव्यक्त क्षमता के पठार की बात कर रहे हैं? हाँ, किताब में इसे प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहा गया है। इसे बर्फ के एक टुकड़े के उदाहरण से बहुत अच्छी तरह समझाया जा सकता है। वो उदाहरण बहुत ही प्रभावशाली है। कल्पना कीजिए कि एक ठंडे कमरे में मेज पर बर्फ का एक टुकड़ा रखा है। वहां का तापमान 25 डिग्री है। अब कमरे को धीरे धीरे गर्म करना शुरू किया जाता है।
26 डिग्री और फिर 27 डिग्री। 28, 29, 30, 31 डिग्री। इंसान लगातार ऊर्जा लगा रहा है। लेकिन बाहर से देखने पर लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, बर्फ का टुकड़ा वैसा का वैसा ही है। वो 25 से 31 डिग्री तक का सफर मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत थका देने वाला होता है, क्योंकि सारी मेहनत बेकार लग रही होती है। लेकिन जैसे ही तापमान 32 डिग्री पर पहुंचता है, बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। और यही वो बिंदु है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो 32 डिग्री का जादुई बदलाव अचानक नहीं हुआ था। वो उन सभी पुराने प्रयासों का नतीजा था, जब तापमान 25 से 31 तक बढ़ाया जा रहा था और कुछ भी बदलता हुआ नहीं दिख रहा था। अक्सर लोग 31 डिग्री पर आकर ही हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि उनके प्रयास या उनके सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं। अगर इस वक्त कोई भी व्यक्ति किसी काम में लगातार संघर्ष कर रहा है और उसे नतीजे नहीं दिख रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो असफल नहीं हो रहा है। वो बस अभी 31 डिग्री पर है। उसकी मेहनत बर्बाद नहीं हो रही है, बल्कि वो ऊर्जा भविष्य के उस 1 डिग्री वाले बदलाव के लिए जमा हो रही है। बिल्कुल। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस 31 डिग्री के दबाव को झेलते हुए इन परमाणुओं या छोटी आदतों को लगातार कैसे बनाए रखा जाए। इरादे तो सब बनाते हैं कि मैं कल से रोज कसरत करूंगा, लेकिन सिर्फ इरादे काम नहीं आते। जेम्स क्लियर का जो 4 कदम का फ्रेमवर्क है, वो इसे कैसे सुलझाता है? इस फ्रेमवर्क का पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं। सिर्फ ये सोचना कि कल से कसरत करनी है बहुत ही अस्पष्ट है। दिमाग को स्पष्ट निर्देश चाहिए। इसके लिए हैबिट स्टैकिंग का तरीका बताया गया है। इसका मतलब है अपनी नई आदत को किसी ऐसी पुरानी आदत के साथ जोड़ देना जो पहले से ही उस पगडंडी की तरह दिमाग में सेट है। फॉर्मूला ये है कि वर्तमान आदत के बाद नई आदत का पालन होगा। उदाहरण के लिए सुबह ब्रश करने के ठीक बाद 5 पुशअप्स लगाए जाएंगे। यहाँ याद करने पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रश करने की आदत पहले से ही स्थापित है। ये निजी जिंदगी में तो बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में ये स्पष्टता कैसे काम करती है? वहां तो कोई ब्रश करने जैसी आदत नहीं होती। वहां ये स्पष्टता टेम्पलेट्स और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के रूप में काम करती है। प्रो पॉडकास्ट सॉल्यूशंस के डेटा को देखें तो ये बात सामने आती है कि पॉडकास्ट शो नोट्स लिखने जैसे काम अक्सर टाल दिए जाते हैं, क्योंकि क्रिएटर को हर बार एक खाली पेज से शुरुआत करनी पड़ती है। बिल्कुल। ये दिमाग पर बहुत ज्यादा संज्ञानात्मक भार डालता है। इसे स्पष्ट बनाने का मतलब है कि एक ऐसा टेम्पलेट तैयार रखा जाए जिसमें एपिसोड हेडर और बुलेट पॉइंट्स की जगह पहले से तय हो। टाइम स्टैम्प्स और रिसोर्स लिंक के लिए भी जगह हो। जब सिस्टम इतना स्पष्ट होता है तो काम शुरू करने का मानसिक संघर्ष खत्म हो जाता है। सही कहा। लेकिन यहाँ एक उलझन है। अगर कोई काम बहुत स्पष्ट है, जैसे ब्रश करने के बाद 5 पुशअप्स लगाना, तो जरूरी नहीं कि वो काम मजेदार भी हो। पुशअप्स करना या शो नोट्स लिखना उबाऊ हो सकता है। अगर कोई काम स्पष्ट है लेकिन उबाऊ है, तो कैसे स्पष्ट होने से उसे लंबे समय तक किया जा सकेगा? यही कारण है कि जेम्स क्लियर सिर्फ पहले नियम पर नहीं रुकते। यहाँ उनका दूसरा नियम काम आता है, इसे आकर्षक बनाएं। मानव मस्तिष्क पूरी तरह से डोपामाइन के नियम पर चलता है। बिल्कुल। जब किसी काम में कोई मजा मिलने की उम्मीद होती है तो डोपामिन का स्राव होता है। इसे लागू करने के लिए टेम्पटेशन बंडलिंग का सहारा लिया जाता है। यानी जिस काम को करना जरूरी है, उसे उस काम के साथ जोड़ देना जो करना पसंद है। उदाहरण के लिए ये नियम बनाना कि कोई व्यक्ति अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सिर्फ तभी सुनेगा जब वो कपड़े धो रहा हो या जिम में पसीना बहा रहा हो। इससे वो उबाऊ काम भी आकर्षक लगने लगता है, क्योंकि दिमाग को पॉडकास्ट सुनने का डोपामाइन मिल रहा होता है। और कंटेंट क्रिएशन में तो ये आकर्षण और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम कुछ बना रहे हैं और वो श्रोताओं के लिए आकर्षक नहीं है, तो वे इस पे क्लिक ही क्यों करेंगे? स्ट्रॉन्ग वेब और स्टेफनी गैस के सोर्सेज इस बारे में बहुत गहरी जानकारी देते हैं। किसी भी डिजिटल कंटेंट का सबसे पहला संपर्क उसकी हेडलाइन से होता है। अगर टाइटल उबाऊ है तो सबसे अच्छा कंटेंट भी अनदेखा रह जाता है। स्ट्रॉन्ग वेब ने हेडलाइंस को आकर्षक बनाने के लिए कुछ शानदार फॉर्मूलों का जिक्र किया है। इनमें से एक है हु एल्स वांट्स या और कौन चाहता है फॉर्मूला। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक सामान्य हेडलाइन हो सकती है, ईमेल लिस्ट बढ़ाने के तरीके। ये बहुत उबाऊ है। लेकिन अगर इसे बदल कर लिखा जाए, और कौन बिना ज्यादा मेहनत के अपने ईमेल सब्सक्राइबर्स बढ़ाना चाहता है, ये तुरंत इंसान की इच्छा पर वार करता है। एक और तरीका प्रॉब्लम एजिटेट सॉल्यूशन या PS फॉर्मूला है। इसमें पहले किसी समस्या को उजागर किया जाता है, फिर उस समस्या के दर्द को थोड़ा और गहरा किया जाता है और अंत में एक समाधान पेश किया जाता है। इस PS फॉर्मूले का इस्तेमाल तो आज के दौर में बहुत ज्यादा हो रहा है।
स्टेफनी गैस की रिसर्च में एक और दिलचस्प बात है जिसे जिज्ञासा का अंतर या क्यूरियोसिटी गैप कहा गया है। ये वो मनोवैज्ञानिक खालीपन है जो तब पैदा होता है जब किसी को पता चलता है कि कुछ ऐसी जानकारी है जो उसे नहीं पता। जैसे पॉडकास्ट टाइटल में ये लिखना कि उन्होंने आपको क्या नहीं बताया। या फिर वो एक गलती जो हर नया क्रिएटर कर रहा है। ये दिमाग में एक खुजली की तरह काम करता है जिसे मिटाने के लिए क्लिक करना ही पड़ता है। साथ ही इग्नाइट और बूस्ट जैसे पावर वर्ड्स इस आकर्षण को और बढ़ा देते हैं। लेकिन आकर्षण पैदा करने के बाद भी एक समस्या आती है। इंसान स्वभाव से ऊर्जा बचाना चाहता है। अगर कोई काम आकर्षक है लेकिन उसे करने में बहुत ज्यादा ऊर्जा लग रही है तो हमारा दिमाग उसे टालने के बहाने ढूंढ लेता है। इसलिए तीसरा नियम है, इसे आसान बनाएं। ये नियम मेरा व्यक्तिगत रूप से सबसे पसंदीदा है क्योंकि ये घर्षण या फ्रिक्शन की बात करता है। किसी भी नई आदत के रास्ते में जितना कम घर्षण होगा उसके पूरे होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। इसके लिए 2 मिनट का नियम एक मास्टर स्ट्रोक है। किसी भी बड़े लक्ष्य को इतना छोटा कर देना कि उसे करने में सिर्फ 2 मिनट लगें। अगर रोज पढ़ने की आदत डालनी है तो 1 घंटे पढ़ने का लक्ष्य बनाना ही गलत है, क्योंकि 1 घंटा सुनते ही दिमाग थकावट महसूस करने लगता है। इसके बजाय लक्ष्य होना चाहिए सिर्फ 1 पन्ना पढ़ना। अगर जिम जाना है तो लक्ष्य वर्कआउट करना नहीं बल्कि सिर्फ जिम के जूते पहनना होना चाहिए। इस नियम का असली मकसद सिर्फ उस पगडंडी की शुरुआत करना है। एक बार जूते पहन लिए या 1 पन्ना पढ़ लिया तो काम को जारी रखना बहुत आसान हो जाता है। इस बात को डिजिटल दुनिया से जोड़कर देखें तो ये घर्षण ही है जो बहुत से क्रिएटर्स को बीच में ही अपना सफर खत्म करने पर मजबूर कर देता है। मान लीजिए किसी ने 1 घंटे का पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया। अब उसे सुनकर उसके शो नोट्स या ट्रांसक्रिप्ट बनाने में कम से कम 3 घंटे लगेंगे। ये इतना बड़ा घर्षण है कि अगली बार क्रिएटर पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने से ही कतराने लगेगा, क्योंकि उसका दिमाग उस 3 घंटे की मानसिक थकावट को पहले ही भांप लेता है। इसे आसान बनाने का मतलब है अपनी इच्छा शक्ति को बचाने के लिए तकनीक का उपयोग करना। यहीं पर वे टूल्स काम आते हैं जिनका जिक्र प्रो पॉडकास्ट सॉल्यूशंस में किया गया है। जैसे डिस्क्रिप्ट नाम का टूल, जिसकी सटीकता लगभग 95% है और जो बहुत ही कम कीमत में टेक्स्ट बेस्ड ऑडियो एडिटिंग की सुविधा देता है। यानी ऑडियो को वैसे ही एडिट किया जा सकता है जैसे किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को एडिट किया जाता है। या फिर ओटर AI, जो रियल टाइम ट्रांसक्रिप्शन करता है। इन टूल्स का मकसद सिर्फ समय बचाना नहीं है। असल में ये टूल्स उस मानसिक घर्षण को खत्म करते हैं जो क्रिएटर की ऊर्जा को सोख लेता है। जब सिस्टम आसान होता है तो निरंतरता बनी रहती है। और निरंतरता बनाए रखने के लिए अंतिम नियम सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे संतोषजनक बनाएं। हमारा दिमाग इस तरह से विकसित हुआ है कि उसे किसी भी काम को पूरा करने के बाद तुरंत एक इनाम चाहिए होता है। अगर कोई काम करने के बाद तुरंत संतुष्टि नहीं मिलती तो उस हैबिट लूप का चक्र पूरा नहीं होता। निजी जीवन में हैबिट ट्रैकर इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जब कोई व्यक्ति कैलेंडर पर अपने काम को पूरा करने के बाद एक बड़ा सा X का निशान लगाता है तो वो प्रगति उसे तुरंत संतुष्टि देती है। वो उस X की चेन को टूटने नहीं देना चाहता। डिजिटल स्पेस में ये संतुष्टि और भी ज्यादा स्पष्ट होती है। एक क्रिएटर के लिए उसका एनालिटिक्स डैशबोर्ड ही उसका सबसे बड़ा हैबिट ट्रैकर होता है। स्ट्रॉन्ग वेब के डेटा के अनुसार जब किसी वेबसाइट के क्लिक थ्रू रेट में सिर्फ 1% का भी उछाल आता है तो वो हजारों नए विजिटर्स लेकर आता है। ये डेटा देखना अपने आप में एक बहुत बड़ा इनाम है। ट्रू क्राइम जंकी पॉडकास्ट का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। जून 2024 में उन्होंने सिर्फ अपने शो नोट्स को SEO के अनुकूल बनाया और उनमें टाइम स्टैम्प्स जोड़े। इसका परिणाम ये हुआ कि उनके ऑर्गेनिक ट्रैफिक में 42% का उछाल आया। 42% एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन क्या सच में सिर्फ शो नोट्स में टाइम स्टैम्प्स जोड़ने से एल्गोरिदम को इतना बड़ा सिग्नल मिलता है? इस डेटा का यह पहलू समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ टाइम स्टैम्प्स जोड़ने का जादू नहीं है, इसके पीछे पूरा एल्गोरिदम का व्यवहार काम कर रहा है। अब बज़स्प्राउट का डेटा बताता है कि जब पॉडकास्ट में टाइम स्टैम्प्स जोड़े जाते हैं तो श्रोताओं को वही हिस्सा सुनने में आसानी होती है जो वे सुनना चाहते हैं। इससे उनका ध्यान भटकता नहीं है और सुनने के समय में 32% की वृद्धि होती है। अब एल्गोरिदम इसे कैसे देखता है? जब लोग किसी कंटेंट पर ज्यादा समय बिताते हैं तो एल्गोरिदम उसे उच्च गुणवत्ता का मानता है और उसे नए लोगों तक प्रमोट करने लगता है। यानी क्रिएटर ने सिस्टम को आसान बनाया जिससे श्रोताओं का घर्षण कम हुआ, उन्होंने ज्यादा देर तक सुना और एल्गोरिदम ने खुश होकर क्रिएटर को ट्रैफिक के रूप में इनाम दे दिया। ये एक पूरा चक्र है। यह चक्र सच में बहुत ही शक्तिशाली है।
इन 4 नियमों पर चर्चा करने के बाद अब हम इस पूरी गहन चर्चा के सबसे गहरे हिस्से पर आते हैं। सुभान मोहम्मद की रिसर्च में भी इस पर बहुत जोर दिया गया है। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या हासिल किया जा रहा है, बल्कि ये पहचान या आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ सवाल है। ज्यादातर लोग सिर्फ अपने परिणामों को बदलने की कोशिश करते हैं, जो कि एक बहुत ही सतही तरीका है। जेम्स क्लियर का मानना है कि असली और स्थायी बदलाव तब आता है जब इंसान अपनी पहचान को बदलता है। इसे मनोवैज्ञानिक कैरोल ड्वेक के माइंडसेट सिद्धांत से भी जोड़कर देखा जा सकता है। सवाल ये नहीं है कि लक्ष्य क्या है, सवाल ये है कि कोई व्यक्ति खुद को किस तरह के इंसान के रूप में देखता है। इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। जब कोई व्यक्ति दोपहर के खाने में अनहेल्दी खाने की जगह एक सलाद चुनता है, तो वह सिर्फ एक बार सलाद खाने का निर्णय नहीं ले रहा है। उस एक छोटे से निर्णय के जरिए वो अपने दिमाग को ये संदेश दे रहा है कि वो एक सेहतमंद इंसान है। वह अपनी नई पहचान के लिए एक वोट डाल रहा है। इसी तरह अगर कोई सिगरेट छोड़ना चाहता है, तो ये कहना कि मैं धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत कमजोर है, क्योंकि इसमें अभी भी वो पुरानी पहचान छिपी है कि वह व्यक्ति एक स्मोकर है। इसके बजाय अगर ये कहा जाए कि मैं धूम्रपान करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, तो पूरी मानसिकता ही बदल जाती है। और यही बात डिजिटल दुनिया में भी पूरी तरह लागू होती है। एक क्रिएटर को अपनी पहचान के स्तर पर काम करना चाहिए। अगर कोई बार बार खुद से ये कहता है कि मैं अपने पॉडकास्ट पर ज्यादा क्लिक्स लाने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसका ध्यान सिर्फ नतीजों पर है। इसके बजाय अगर पहचान ये बन जाए कि मैं एक ऐसा क्रिएटर हूं जो बेहतरीन सिस्टम का उपयोग करके लोगों को सबसे ज्यादा वैल्यू देता है, तो उसका पूरा काम करने का तरीका बदल जाएगा। फिर एसईओ टूल्स का इस्तेमाल करना या शो नोट्स तैयार करना कोई बोझ नहीं लगता। ये सब उस क्रिएटर के स्वभाव और उसकी नई पहचान का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। ये सच में नजरिया बदल देने वाली बात है। तो अब वक्त आ गया है कि आज की इस पूरी चर्चा का सार निकाला जाए। अगर हम इसे एक 5 मिनट के ब्रेकडाउन में समेटें, तो सबसे बड़ी सीख यही है कि अपने वर्तमान परिणामों को कुछ देर के लिए भूल जाइए। सारा ध्यान अपनी दिशा और अपने सिस्टम पर केंद्रित कीजिए। अगर सिस्टम सही है और हर दिन 1% का सुधार हो रहा है, तो वो 31 डिग्री का पठार एक न एक दिन 32 डिग्री में जरूर बदलेगा। इस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए आज का एक छोटा सा एक्शन स्टेप हर किसी को जरूर आजमाना चाहिए। कोई भी एक ऐसा काम चुने जिसे काफी समय से टाला जा रहा हो। आज रात उस काम पर सिर्फ 2 मिनट का नियम लागू करें। घड़ी देखकर सिर्फ 2 मिनट के लिए वो काम करें। या फिर अगर क्रिएटर्स की बात करें तो अपने अगले ब्लॉग या पॉडकास्ट के लिए सिर्फ एक नई हेडलाइन लिखें। सिर्फ 2 मिनट। उसके बाद हर कोई चाहे तो रुक सकता है। असल मकसद सिर्फ काम शुरू करने के उस शुरुआती घर्षण को खत्म करना है। ये 2 मिनट का चैलेंज यकीनन बहुत बदलाव ला सकता है। लेकिन इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले पहचान और आदतों को लेकर एक बहुत ही गहरी बात दिमाग में आ रही है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमारी पहचान हमारी रोजमर्रा की आदतों से बनती है। लेकिन आज की इस डिजिटल दुनिया के बारे में क्या कहा जाए? यह एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। इंटरनेट के एल्गोरिदम हमारे हर एक क्लिक और स्क्रीन पर बिताए गए हर एक सेकंड को ट्रैक कर रहे हैं। वे हमारी डिजिटल आदतों का एक ऐसा डेटाबेस बना रहे हैं जो शायद हमें खुद भी नहीं पता। एल्गोरिदम अनिवार्य रूप से एक स्वचालित हैबिट ट्रैकर है जो हमारी हर हरकत को मॉनिटर कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारे ऑनलाइन सिस्टम और एल्गोरिदम हमारी डिजिटल आदतों को समझकर हमारे अनुसार ढल रहे हैं, या फिर वे धीरे धीरे हमें अपने अनुसार प्रोग्राम कर रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति अपनी सोशल मीडिया फीड को अपनी आदतों के एक आईने की तरह देखे, तो उसकी असली डिजिटल पहचान क्या नजर आएगी? क्या हम सच में उस पहचान के मालिक हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम ऑनलाइन दुनिया में किस तरह के इंसान बन रहे हैं। बिल्कुल, ये विचार हमें हमारे सिस्टम्स को लेकर और ज्यादा जागरूक बनाता है। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें पूरी उम्मीद है कि आज की इन बातों ने लक्ष्यों और सिस्टम्स को लेकर सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया होगा। अगर आज का इस शो ज्ञानवर्धक रहा हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और इसे उस दोस्त के साथ साझा करें जो अपनी जिंदगी की पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। अगली गहन चर्चा में एक नए विषय के साथ फिर मिलते हैं।